अभी आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर मान लो कि कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चैट जीपीटी जो है वह आपके किस प्रकार के काम आ सकता है। यह बहुत ही एक अल्टीमेट ट्रिक है। मान लो कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर, मान लो कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा प्रॉम्प्ट बताने वाला हूँ या फिर एक अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आपकी तैयारी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाएगी। आपको क्या लिखना है, आपको चैट जीपीटी पे इतना लिखना है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम या फिर जो कोई भी एग्ज़ाम है, एसएससी की एग्ज़ाम, पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम या फिर तलाटी पटवारी की एग्ज़ाम या फिर क्लर्क की एग्ज़ाम, जो भी है वो लिखना है। और नीचे आपको क्या लिखना है, प्रिपेयर क्विज विथ आंसर्स एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन टू कवर होल टॉपिक। प्रिपेयर क्विज यानी कि एक क्विज बनाकर दो। ये देखो, ये जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है तो उन सब में क्या होता है, एमसीक्यू बेस्ड जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं, 4 एमसीक्यू दिए गए, तो उसी तरीके से हम इसको क्विज बनाने को बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, उस टॉपिक की क्विज बनाए टू कवर द होल टॉपिक। नीचे टॉपिक का नाम लिख देना है। तो अभी यहाँ पर हमने टॉपिक का नाम लिख दिया है प्रीएम्बल। यहाँ पर मैंने यूपीएससी क्यों पसंद किया, वो इसलिए ये दूसरी एग्जाम के रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो बाद में बनाऊंगा। और दूसरा है कि यूपीएससी जो है वो भारत में टफेस्ट एग्जाम मानी जाती है, तो इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया। तो चलिए देख लेते हैं कि तो इसने एक प्रीएम्बल के रिगार्डिंग क्विज जो है वो बना दी है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल क्या है और ये सब उसके जो क्वेश्चन आंसर जो है वो इसने बना दिए हैं। फिर यहाँ पर देखो, यह क्वेश्चन इसने बहुत ही अच्छा बनाया है कि व्हाट आर द की कंपोनेंट ऑफ द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के जो मुख्य घटक कंपोनेंट है वह कौन कौन से है। तो यहाँ पर इसने की कंपोनेंट बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। और अगर आपने यूपीएससी में अच्छी तरीके से स्टडी की है तो आपको पता होगा कि प्रीएम्बल जो है वो एक लाइन का ही पूरा का पूरा, एक लाइन में ही प्रीएम्बल खत्म हो जाता है, शुरू हो रही खत्म। लेकिन उसके अंदर जो भी कीवर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वह यही सारे कीवर्ड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी कीवर्ड जो है वो इसने मिस नहीं किया है। तो ये आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर नीचे भी दिया गया है कि सोवरेन का मीनिंग क्या है। मैं यहाँ जो ऊपर ये जो कीवर्ड है, यह सभी कीवर्ड इतने महत्वपूर्ण है कि इन एक एक कीवर्ड के ऊपर ही पीएचडी हो सकती है। एक एक कीवर्ड के ऊपर ही पूरा एक घंटा 2 घंटा पूरा लेक्चर लिया जा सकता है। इसके ऊपर पीएचडी होकर थीसिस लिखी जा सकती है। लेकिन फिर भी इसने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि भाई सोवरेन क्या है। तो सोवरेन क्या है कि फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एनी फॉरेन पावर एंड कैन मेक इट्स ऑन डिसीजन एंड लॉ। खुद के जो कानून बना सकते हैं, खुद के डिसीजन निर्णय ले सकते हैं और फॉरेन पावर से फ्री, कोई भी प्रकार का कंट्रोल रहता नहीं है। तो एक तरीके से सोवरेन को समझाने की कोशिश की है और यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। फिर सोशलिस्ट क्या है वो बताया गया है। लेकिन यहाँ पर आप सोचेंगे कि भाई हम तो एमसीक्यू एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एमसीक्यू आना चाहिए, यहाँ पर तो ए डायरेक्ट दे दिया। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आके सिर्फ इतना लिख देना है, वही प्रॉम्प्ट रखना है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम, प्रिपेयर एमसीक्यू क्विज। यहाँ पर क्विज के आगे क्या हमने लगा दिया कि एमसीक्यू क्विज विथ आंसर एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन ओवर द टॉपिक। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक इतना लिखा है, टॉपिक का नाम नहीं लिखा। अभी मैंने टॉपिक का नाम नहीं लिखा तो इसने अपने तरीके से ही बना दिया। तो इसने क्या किया चैट जीपीटी ने कि हियर इज़ द एमसीक्यू फॉर यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी के अलग अलग टॉपिक इन्होंने ले लिए, इसने अपने तरीके से ही बना दिया। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। चैट जीपीटी को ही अपना काम सौंप दो, वह अपने आप टॉपिक सिलेक्ट कर लेगा, वह अपने आप टॉपिक और एमसीक्यू क्वेश्चन अपने आप ही ले लेगा। तो सबसे पहले इसने क्या बोला कि वो वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन आपको पता है कि यूपीएससी में इस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, इसीलिए मैंने बोला कि ये ट्रिक अच्छी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको टॉपिक लिखना है और टॉपिक के नीचे टॉपिक जो है वो लिख देना है। मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि चैट जीपीटी ये जो चैट बॉट है ना, इसका सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आप इसको क्वेश्चन किस तरीके पूछते हैं ना, यही इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे कि ये क्वेश्चन पूछने की रॉन्ग टेक्निक है, एक गलत तरीके से यह क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर हमने बोल दिया कि भाई यूपीएससी के लिए क्विज बना दो, तो इसने तो एक क्विज बना दी। लेकिन आपको पता है कि ऐसा मैं अभी बता देता हूँ, चलो ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा ही नहीं जाएगा। तो मतलब कि आपको मोर स्पेसिफिक बनना पड़ेगा। जो कोई भी आप डिटेल पूछ रहे हैं तो उसमें स्पेसिफिकली ऐड करना पड़ेगा। वो हम इस कोर्स में जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे वो हम सीखते जाएंगे। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी नदी कौन सी है, यह बता दिए। यह शायद स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है लेकिन इसकी भी शक्यता बहुत कम। फिर क्या बोलते हैं कि फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर कौन सी है। तो यह क्वेश्चन जीके वाले एसएससी और वनडे एग्जाम होती है उन सब में पूछे जाते हैं, यूपीएससी में नहीं पूछे। तो हमने वही पता चल गया कि इस तरीके से नहीं पूछना है। और लास्ट में यहाँ पर आप एक दूसरा कमांड भी दे सकते हैं, प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि मोर। अगर आप मोर लिखे तो वो मोर क्विज़ जो है वो बना देगा। लेकिन मैंने बोला कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछने हैं,
कि प्रिपेयर क्विज विथ आंसर्स एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन टू कवर द होल टॉपिक, या फिर इसके ऊपर आप ये भी लिख सकते हो कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी या फिर यूजीसी नेट या फिर नीट या फिर जेडब्ल्यू, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उसका स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट दीजिए। अगर आप उसका कॉन्टेक्स्ट देंगे, उसका संदर्भ देंगे तो चैट जीपीटी उस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ पर मैंने टॉपिक दे दिया, टॉपिक क्या दे दिया, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह क्वेश्चन पूछने की, प्रॉम्प्ट बनाने की एक अच्छी टेक्निक है। अभी देखो, अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े लेवल वाले यूपीएससी के तरीके से या फिर अच्छे तरीके से आएंगे, क्योंकि अभी स्पेसिफिक है। तो पार्ट 3 में से फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है उसके अंदर से क्वेश्चन बनाए हैं। तो सबसे पहला क्या है कि जो विच पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जो है वो कौन से भाग के अंदर है, तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेंटेंस स्टेटमेंट वाले में भी पूछा जाए तो फिर पार्ट 3 के अंदर है। दूसरा क्या है कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट, टोटल कितने फंडामेंटल राइट जो है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने D12 दे दिया 12, तो 12 फंडामेंटल राइट नहीं दिए गए, तो इसका आंसर गलत है। तो दूसरी बात यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ता है कि आपको अपना नॉलेज भी अप्लाई करना है, फिर ऐसे इसी को कॉपी नहीं करना है। तो ये दूसरा आंसर तो इसका गलत है। अभी देखते हैं कि विच फंडामेंटल राइट्स इंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि जो रूल है, जो कायदा रहता है, जो कानून रहता है, कानून के समक्ष सब लोग जो है वो इक्वल रहेंगे, एक समान रहेंगे। तो यह कौन से एक्ट के अंदर है, तो राइट टू इक्वालिटी, कौन से अधिकार के अंदर दिए गए हैं, तो राइट टू इक्वालिटी उसके अंदर आएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग राइट गारंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका वह मौलिक अधिकार किसके अंदर है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजियन तो किसके अंदर आ जाएगा, तो क्या राइट टू फ्रीडम के अंदर भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी इसने गलती कर दी, क्योंकि ये जो गारंटी ये जो आर्टिकल 25 to 28 के अंदर दिया गया है, ये रिलीजन का अलग से ही जो है वो देखो यहाँ पर दे ही दिया गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ जो रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार जो है वो अलग से ही दिए गए। तो यहाँ पर भी इसकी गलती है। अभी फोर्स्ड लेबर जो है, फोर्स्ड लेबर यह कौन सा एक्ट जो है वो प्रोहिबिट करता है, कौन सा आर्टिकल, कौन सा सेक्शन, तो आर्टिकल 24। तो इस तरीके से आप जो है वो पूरी क्विज बना सकते हैं। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर दूसरा भी आपको सिर्फ क्या लिखने हैं, मोर लिखना है, तो फिर ये आपको और क्विज जो है वो बना के दे देगा। अभी थोड़ा और आगे जाते हैं। अभी आपको और स्पेसिफिक होना है। मान लो कि अभी मुझे और डिटेल में जाना है, तो आपको क्या लिखना है, प्रिपेयर क्विज विथ आंसर्स एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन टू कवर द होल टॉपिक। ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आपकी बहुत मेहनत जो है वो बच जाएगी। यहाँ पर आपने और स्पेसिफिक किया कि मुझे अभी फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के अंदर भी सिर्फ आर्टिकल 14 अनुच्छेद जो 14 है उसके अंदर उसका ही सिर्फ चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग ये क्विज बना देगा। तो कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द आर्टिकल 14, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो कि गारंटी द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आपको पता होगा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ यही जो स्टेटमेंट है, यह मूल संविधान जो है, जो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दे दी। फिर क्या है कि व्हाट टर्म इज़ यूज्ड, तो आर्टिकल 14 में जो है वो कौन सा टर्म यूज़ हुआ है, तो इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये टर्म भी यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर देखो, हमने जब पुरानी वाली क्विज बनाई तो इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन अभी यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन 2 है ना, तो यह यूपीएससी के लेवल का ही क्वेश्चन है, इसको बेस्ट लेवल का क्वेश्चन आप मान सकते हैं। देखो, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड इन द आर्टिकल 14 दैट इंश्योर्स दैट लॉ अप्लाइज इक्वली टू एवरीवन, सबको जो है लॉ इक्वली लागू होगा। तो यह इसमें कौन सा कीवर्ड, कौन सा टर्म यूज़ किया गया है, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यह यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस में भी यह पूछा जा सकता है। पहले देखा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले जो क्विज बनाई थी तो वो लो लेवल की बनी थी, क्यों, क्योंकि हमने वहाँ पर स्पेसिफिक नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक आर्टिकल 14 बोला तो किस तरीके से अच्छे से क्विज बनी। अंडर आर्टिकल 14 डिस्क्रिमिनेशन इज़ प्रोहिबिटेड बेस्ड ऑन, कौन से ग्राउंड के ऊपर प्रोहिबिशन जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो है वहाँ नहीं हो सकता, तो ये भी बता दिया है। यहाँ पर और भी बहुत दिया गया है, वो आप एक बार पॉज करके देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ चैट जीपीटी को बोलना है कि क्विज़ जो है वो बना दो, तो वो अपने आप ही जो है वह क्विज़ बना देगा। कोई भी टॉपिक जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलो अभी यहाँ पर हम रैंडमली कोई एक आध और टॉपिक जो है वो हिस्ट्री का कोई एक टॉपिक जो है वो लेते हैं। तो हिस्ट्री का कोई एक टॉपिक वो भी यहाँ पर लेकर ही रखा है मैंने। चलो, तो उसमें क्या है कि इसमें भी लिखा है कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम, प्रिपेयर एमसीक्यू क्विज़ बनानी है आंसर के साथ और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। और कौन से यहाँ पर टॉपिक हमने लिया है, एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो अभी देखो इस तरीके से आप करेंगे तो क्या होगा, आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सबसे पहले कि यह कब शुरू हुई थी, तो 1920 के अंदर। फिर क्या बताया गया है कि लीडर, यहाँ इसके लीडर कौन थे, तो महात्मा गांधी इसके लीडर थे। यहाँ पर नीचे
और भी दिया गया है कि व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था। तो यहाँ इससे क्या होगा कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट वो भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से बनाए गए। फिर नीचे देखते हैं, आप नीचे मोर भी लिख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि दूसरा भी बता सकते हैं। CDM सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के ऊपर भी जब बनेगी। चलो एक और क्विज जो है वो हम बनाते हैं। चलो फॉर एग्जाम्पल, चलो प्रिपेयर, यहाँ पर मैंने लिख के ही रखा है, अभी टॉपिक कोई और रख देते। और चलो प्रिपेयर क्विज विथ आंसर एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। चलो यहाँ पर MCQ क्विज लिख देते हैं और टॉपिक जो है वो कोई नया वाला टॉपिक लेते हैं। टॉपिक कौन सा रखते हैं? चलिए थोड़ा लो लेवल का और GK लेवल का टॉपिक रखते हैं कि इंडियन रिवर सिस्टम या फिर इंडियन रिवर, भारत के अंदर जितनी भी नदियाँ है। तो या फिर यहाँ पर टॉपिक लिख देते हैं जियोग्राफी के अंदर जो इंडियन रिवर है वो। इस तरीके से आप डिटेल में भी कर सकते हैं। चलो तो फिर ये लिख दिया, तो ये उसके ऊपर पूरी की पूरी क्विज़ जो है वो बना देगा। तो इस तरीके से आप कोई भी क्विज़ जो है वो बना सकते हैं। अभी इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आगे का जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं आपको इसकी एक बोनस ट्रिक सिखाऊंगा। उस बोनस ट्रिक के अंदर वह बहुत ही नेक्स्ट लेवल की ट्रिक है, उससे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है वो क्विज़ बनाना सीखा था और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक बोनस ट्रिक सिखाऊंगा। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि वो बोलेंगे कि ऐसी क्विज़ बनाना तो मुझे आता ही है, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ वो एक नेक्स्ट लेवल ट्रिक है। इसका आपको कैसे उपयोग करना है वो हम देखते हैं। इस क्विज़ वाले का ही उपयोग करेंगे। अभी मान लो किस तरीके से, ये इनसाइट का जो मंथली कंपाइलेशन वाला है वो मैंने डाउनलोड कर लिया है। अभी चलो मान लो कि यहाँ पर एक पहला आर्टिकल है श्री नारायण गुरु के ऊपर। अभी नारायण गुरु के ऊपर पूरी डिटेल और वो सब यहाँ पर दिया गया है। अभी पहली बात तो क्या है कि आप ये पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, लेकिन होता क्या है कि आप पढ़ते हैं लेकिन एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अभी क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, आपको इस पूरे के पूरे को कॉपी कर देना है। यहाँ से कॉपी हो गया। अभी क्या करना है, अभी आपको ChatGPT में आ जाना है और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अभी पेस्ट करने के बाद जो है वो यहाँ पर आपको नीचे लिखना है। नीचे हमारा जो प्रॉम्प्ट है वो डाल देना है। क्या प्रॉम्प्ट था? ऊपर जो प्रिपेयर क्विज विथ आंसर एंड डिटेल्ड, यहाँ पर क्विज MCQ क्विज लिख देते हैं। प्रिपेयर MCQ क्विज विथ आंसर्स एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन टू कवर द होल टॉपिक। ऊपर हमने पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है और नीचे जो है वो ऐसा लिख देना है कि प्रिपेयर MCQ क्विज। ठीक है, अभी देखिए, अभी कमाल देखना आप। ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो इस तरीके से आपका जो है वो कवर हो जाएगा। देखो अभी आपको क्या है कि ये जो पूरी की पूरी PDF यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या फिर रटा लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर ये पूरा जो है वो क्विज़ के माध्यम से आपको दे देगा कि व्हेन इज श्री नारायण गुरु जयंती सेलिब्रेटेड। तो 23 अगस्त 23। फिर क्या है कि व्हाट वाज श्री नारायण गुरुज प्राइमरी फोकस इन हिज इफर्ट टू रिफॉर्म सोसाइटी। तो रिफॉर्मिंग कास्ट सिस्टम, यहाँ पर उसके एक्सप्लेनेशन भी दी गई। यहाँ पर बहुत सारी, लेकिन देखेंगे कि सिर्फ 10 ही क्वेश्चन दिए हैं। आपको क्या करना है, आपको मोर दे देना है। आप यहाँ पर मोर दे देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये और भी दे देंगे। तो यह एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। आप टाइम भी बचा सकते हैं और अगर रिवीजन भी कर सकते हैं फटाफट से। और अगर कोई बहुत बड़ा आर्टिकल है तो उसको आप इस तरीके से क्विज़ के माध्यम से सीख सकते हैं। अभी मान लो कि यहाँ पर ये दिया गया है। अभी कोई लोग बहुत ही महान लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा कॉपी करने में भी बहुत टाइम। अभी चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा भी देख लेते हैं, महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, तो रणजीत सिंह के बारे में भी यही सेम कर देते हैं। ठीक है, रणजीत सिंह, अभी इसका भी कॉपी कर देते हैं और ये ChatGPT में ये पेस्ट कर दिया। और अभी लास्ट में क्या लिख देना है, लास्ट में प्रिपेयर क्विज विथ MCQ, यहाँ पर MCQ लिख देना है। प्रिपेयर MCQ क्विज विथ आंसर्स एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन टू कवर द होल टॉपिक। यहाँ पर ये जो ये पूरी की पूरी जो चैट मैं कर रहा हूँ, तो इस चैट की जो लिंक है ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूँगा। इस चैट के ये जो वीडियो है, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, उसी के अंदर इस चैट की लिंक आप एक्सेस कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर क्या लिखा है, किस तरीके से टाइप किया है, वो सब आप देख सकें। अभी देखिए, तो महाराजा रणजीत, व्हेन वाज द महाराजा रणजीत सिंह बॉर्न, उसके जन्म के बारे में यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन। व्हाट टाइटल वाज गिवन टू महाराजा रणजीत सिंह बिकॉज हिज रोल ऑफ इन डिफेंडिंग राहुल के लाहौर को डिफेंड करने के लिए कौन सा टाइटल दिया गया था। तो लाइन ऑफ पंजाब, शेर पंजाब। तो यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ यह दिया गया। अभी कुछ महान लोग ऐसे होते हैं कि मुझे तो एक कॉपी भी नहीं करना है, एक कॉपी करने में भी तो कितना टाइम जाता है, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, वो ट्रिक हम समझते हैं। तो अभी देखो, ये श्री नारायण गुरु, ये इनसाइट का वेबसाइट है। अभी आपको क्या करना है, आपको ये पूरा का पूरा कॉपी नहीं करना है। कोई भी आर्टिकल है, कोई भी चीज़ है, तो आपको यहाँ से ये लिंक कॉपी कर देना है।
अभी ये लिंक कॉपी कर देना है और ये लिंक जो है वो यहाँ पर चैट जीपीटी में डायरेक्टली ही पेस्ट कर देना है। अभी जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो ये बता देंगे कि ये नारायण गुरु के बारे में इन्फॉर्मेशन है। अभी यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है कि प्रिपेयर अ क्विज़, ये क्विज़ करके इसका जो है टॉपिक का क्विज़। तो यहाँ पर ये बोलेगा कि मैं जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, मैं ये जो लिंक है इस लिंक को एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। अभी आपको बोलेगा कि ये ट्रिक तो काम नहीं कर रही। तो अभी मैं आपको सही ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है, तो इसके लिए एक दूसरा टूल है। कौन सा टूल है? क्लाउड है, CLAU। यहाँ पर आप ठीक तरीके से CLAUD, क्लाउड है। क्लाउड है जो है वो भी चैट जीपीटी की तरह ही एक बहुत ही अच्छा टूल है। यह भी एक चैट बॉट ही है। इसको आपको ओपन करना है। जैसे ही अभी ये ओपन हो गया, अभी क्या करना है, अभी इसके अंदर आपको वो लिंक पेस्ट कर देनी है। ये लिंक पेस्ट होगी। क्लाउडे का सबसे अच्छा जो पॉइंट है वो ये है कि ये लिंक भी रीड कर सकता है, कोई भी लिंक जो है वो रीड कर सकता है। तो अभी देखो यहाँ पर उसने वहाँ पर जाकर लिंक रीड कर दी। तो अभी यहाँ पर अगर आपको समरी पढ़नी है तो यहाँ पर आप समरी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें समरी किस तरीके से बनानी है वो आपको मैं अगले किसी वीडियो में सिखाऊंगा। अभी सिर्फ हम क्विज़ की बात कर रहे हैं। तो अभी प्रिपेयर क्विज़, यहाँ पर क्विज़ बनाने को बोलते थे, क्लाउडे को बोलते हैं क्विज़ बनाने के लिए। तो देखो यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन जो है वो बना देगी, लेकिन अभी देखो ये इस तरीके से क्विज़ बना रहे। तो हमें ऐसी क्विज़ नहीं चाहिए, हमें तो MCQ क्विज़ चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे MCQ क्विज़, ठीक है। अभी ये और बना रहे कि व्हाट वाज द वाइकोम सत्याग्रह क्या था और वगैरह। अभी हम वेट करते हैं कि ये किस तरीके से बनाते हैं। चलिए ये बना दिया। अभी हम MCQ बनाने के बोलते हैं। तो देखो ये क्लाउडे ने बना दिया है कि वेयर वॉज श्री नारायण गुरु बॉर्न। नारायण गुरु का जन्म तो केरला में हुआ था। श्री नारायण गुरु was born in 1856 in the village of Champa। वो एक्सप्लेनेशन दे। व्हाट वाज द श्री नारायण गुरुज फिलोसॉफी रिगार्डिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर इस तरीके से भी आप कोई भी अगर बहुत बड़ा आर्टिकल है तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी आपको पता होगा कि कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी रिपोर्ट्स आती है, तो उस रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स पढ़ने में जो है वो बहुत ही तकलीफ रहती है। तो UPSC जैसी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें यह इतना टाइम रहता नहीं है। चलिए अभी मैं आपको और कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि चलो ADR का रिपोर्ट है, तो ADR का अगर बहुत बड़ा रिपोर्ट है तो ये एसोसिएट्स ऑफ डेमोक्रेटिक वो रिपोर्ट है। अगर मान लो कि या फिर चलो मान लो कोई रिसर्च पेपर है या फिर जो है वो कोई एक्ट है, बहुत बड़ा एक्ट है, उसको अगर आपको पढ़ना है तो आप क्लाउडे की मदद से या फिर इसकी मदद से जो है वो पढ़ सकते हैं। कोई रिसर्च पेपर है, नीति आयोग ने कोई जो है वो मान लो कि पब्लिश किया है, नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स है या कोई भी बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसको अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप इस तरीके से पूरा का पूरा कामकाज जो है वो कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें वेबसाइट जो है, फॉर एग्जाम्पल हम चलो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोल देते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कई बार क्या होता है कि जो बहुत सारी ये जो संस्थाएं रहती है एग्जामिनेशन, स्टेट PCS हो, UPSC, वो कई बार यहाँ पर इसके अबाउट अस में से ही क्वेश्चन पूछ लेती है। यहाँ पर कोई अबाउट अस में जाना होगा, वेट मिल नहीं रहा है। तो अगर ये देखो यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट अस और यहाँ पर अबाउट EC है, तो इलेक्शन कमीशन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी गई। तो कई बार इसके अंदर से एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर देना है और क्लाउडे के अंदर जाके इसको पेस्ट करके इसकी क्विज़ बनाने को हमें बोल देना है कि भाई तू इसकी क्विज़ बना दे। तो यह ट्रिक है, इसकी मदद से आप कोई भी बड़ा डॉक्यूमेंट है वो बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, उसकी क्विज़ बना सकते हैं। तो अभी आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई आपके पास बहुत बड़ी PDF है तो उन PDF को कैसे पढ़े। और अगर PDF के अंदर हम देखें तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि इसके अंदर जो फॉन्ट होते हैं वो बहुत ही छोटे रहते हैं। मोबाइल में तो आप इसको पढ़ ही नहीं सकते हैं, लैपटॉप में भी पढ़ने में बहुत दिक्कत रहती है और ये पूरा पढ़ना जो है वो बहुत ही मुश्किल रहते हैं। इसको आपको प्रिंट आउट लेके ही पढ़ना। ये 31 पेज की PDF है, GS स्कोर की टेस्ट सीरीज की PDF है। तो इसको पढ़ने का भी मैं आसान तरीका जो है वो आपको बताता हूँ AI टूल की मदद से। चैट GPT जो है उसके अंदर तो आप जो है वो PDF अपलोड नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्लाउडे यहाँ पर हमारी मदद करता है। क्लाउडे जो है इसके अंदर आप PDF भी अपलोड कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, क्लाउडे ओपन कर देते हैं और आपको यहाँ पर आपको वो PDF अपलोड कर देनी है। PDF अपलोड करने के बाद आप उस PDF को समराइज़ भी कर सकते हैं और उस PDF के अंदर से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। देखो ये GS स्कोर प्री टेस्ट है 20 नंबर की जो है क्वेश्चन है, ये अपलोड हो रही है PDF, लेकिन यहाँ पर 10 MB मैक्सिमम फाइल साइज जो है वो 10 MB की होनी चाहिए। अभी ये इसको सबसे पहले तो ये PDF इसको भेज देते। अभी इसको हमने PDF भेज दी है।
अभी ये कुछ इसके बारे में थोड़ी बहुत ही इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन हमें जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हम निकाल सकते हैं। अभी मान लो कि यहाँ पर हम कौन सी, चलो ये भक्ति मूवमेंट, मतलब कि पहला क्वेश्चन भक्ति मूवमेंट के बारे में है, तो अभी हम भक्ति मूवमेंट यहाँ से कॉपी कर देते हैं। तो भक्ति मूवमेंट के बारे में तो हियर इज ए समरी ऑफ द की पॉइंट, ये इसकी की पॉइंट है वो दिखा रहा है दिल्ली सल्तनत का और वो सब जो पहले जिस तरीके से था वो सब का। अभी यहाँ पर क्लाउडी ने बहुत सारा ज्ञान जो है वो हमें दे दिया है, लेकिन हमें यह सब नहीं चाहिए, हमें जो स्पेसिफिक पॉइंट चाहिए हम उसी को सर्च करते हैं। अभी भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया, तो अभी सिर्फ ये उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा। अभी यहाँ पर भी आप दूसरा काम भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि क्रिएट क्विज, MCQ क्विज फ्रॉम पेज नंबर 1 या फिर पेज नंबर 2, पेज नंबर 5, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तब भी ये आपको जो है वो उसके अंदर से MCQ क्विज जो है वो बना के देगा। अभी हम यह करके देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर भक्ति मूवमेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दी। यह एक ऐसी ट्रिक है जिसकी मदद से आप बहुत बड़ी बड़ी जो PDF है उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, और अगर उसकी समरी पढ़नी है या फिर बहुत आसानी से जो कुछ भी करना है तो वो कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो तो उसकी बहुत बड़ी बड़ी PDF आती है, तो इसकी ये पूरी की पूरी PDF जो है वो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। बजट, पूरा का पूरा बजट जो है वो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। या फिर कोई कमेटी का रिपोर्ट आता है, जैसे कि PSC पब्लिक अकाउंट कमेटी है, या फिर दूसरी कोई कमेटी है, CAG का कोई रिपोर्ट है, या फिर ऑडिट रिपोर्ट है, रिसर्च पेपर है, उन सबको पढ़ने के लिए यह जो है वो बहुत ही अच्छी ट्रिक है। देखो यहाँ पर अभी हम क्रिएट MCQ क्विज वाला देख लेते हैं। देखते हैं क्लाउडे जो है वो MCQ क्विज बना सकता है कि नहीं। ये वर्क कर रहा है, गोला घूम रहा है यहाँ पर गोल गोल, चेक करते हैं, वेट करते हैं। अभी देखो यहाँ पर इसने MCQ बनाना शुरू कर दिए। इसने 5 MCQ बनाए। पहला क्या बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल्ड पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग मिडीवल पीरियड। मिडीवल पीरियड के दौरान नॉर्थ इंडिया में कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया था। फिर दूसरा क्या है कि वो वर द मुकदम। देखो अभी यहाँ पर आप नोट करेंगे कि मैंने इसको क्या बोला कि MCQ क्विज, तो इसने सिर्फ क्विज ही बने, इसका आंसर वगैरह कुछ नहीं दिया। तो मैंने बोला ना कि आपको इसमें क्या बोला, इसमें आपको स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा कि प्रिपेयर MCQ क्विज। यहाँ पर आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि MCQ क्विज बनाओ, उसके साथ साथ उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दो, ताकि वो पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो कवर कर सके। यही इस तरीके से आप लिखेंगे तभी यह पूरा अच्छे तरीके से जो है वर्क करेगा। अभी हम यह प्रॉम्प्ट क्लाउडे के अंदर PDF में डाल के देखते हैं। अभी ये क्लाउडी ने अपना कमाल जो है वो शुरू कर दिया है। हियर इज द 10 MCQ जो है दिए गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम रूल्ड पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के अंदर कौन सा पार्ट जो है वो रूल कर रहा था। तो यहाँ पर उसकी देखो चोला, काकतिया, होयसला, ऑल ऑफ द अबव, और इसका आंसर क्या है ऑल ऑफ द अबव। और इसका जो है वो एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। चोला, काकतिया और होयसला यह जो है वो मेजर रूलिंग डायनेस्टी थी साउथ इंडिया के अंदर ड्यूरिंग मिडीवल पीरियड। तो इस तरीके से आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी MCQ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दिल्ली डायनेस्टी जो है वो कब फाउंड, दिल्ली सल्तनत जो है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर किसने फाउंड की थी। तो यहाँ पर आंसर क्या है स्लेव डायनेस्टी, जो गुलाम वंश हम जिसे बोलते हैं, या फिर मामलुक वंश जो बोलते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये दिए गए। तीसरा क्या है कि विच भक्ति संत स्टार्टेड भक्ति मूवमेंट। नॉर्थ इंडिया के अंदर भक्ति मूवमेंट शुरू करने का कार्य कौन से संत ने किया था। तो ये इसके अंदर क्या आएगा, रामानंदा ने यह कार्य किया था। और उसके यहाँ पर जो है उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे देगा। तो इस तरीके से आप बड़ी बड़ी PDF जो 200-300 पेज वाली है तो उसको आप उसकी समराइज़ कर सकते हैं या उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। रिसर्च पेपर है, ऑडिट पेपर है, उन सबको अच्छे से कर सकते हैं। अभी आज के वीडियो में हम समझते हैं कि ये ChatGPT और ये जो चैट टूल्स है वह प्रीलिम्स के लिए तो काम करते हैं, मतलब कि MCQ टेस्ट के लिए तो यह अच्छे से काम करते हैं। MCQ में टेस्ट बना सकते हैं, क्विज़ बना सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं, यह सब कर सकते हैं। लेकिन क्या यह UPSC मेंस के लिए काम करता है कि नहीं, या फिर कोई स्टेट PCS की मेंस एग्ज़ाम कि जहाँ पर रिटर्न डिस्क्रिप्टिव तरीके से, वर्णनात्मक तरीके से कुछ लिखना हो, तो वहाँ पर ये आंसर राइट कर सकता है कि। तो उसका जवाब है हाँ, यस। अगर सही महीने में देखें तो ChatGPT जो है वो इसके अंदर तो बहुत ही और अच्छी तरीके से काम कर सकता है। मेंस के अंदर तो यह बहुत ही एक्सपर्ट है, क्योंकि इसका काम ही मेन क्या है, ChatGPT का मेन काम ही है डिटेल में, डिस्क्रिप्शन में अच्छी तरीके से चीज़ों को एलोबोरेट करना, यही उसका अच्छा काम है। प्रीलिम्स और अगर मेंस की कंपैरिजन करें तो मेंस में तो ChatGPT आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। मेंस के अंदर यह आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा और मेंस के जितने भी पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, वह आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करेगा। आप कुछ लोग बोलेंगे कि मैं नहीं मानता, तो चलिए हम देख सकते हैं। ये विजन IAS की 2022 की टेस्ट सीरीज है, एथिक्स का पेपर है।
हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर के क्या दिया गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ए एनवायरमेंट एथिक्स, ये नहीं लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक्सप्लेन द नीड ऑफ एथिक्स इन पब्लिक लाइफ, मेंशन वेरियस सोर्सेज ऑफ एथिकल गाइडेंस फॉर अ सिविल सर्वेंट। यानी कि क्वेश्चन इन शॉर्ट क्या बता रहा है कि पब्लिक लाइफ में एथिक्स का क्या महत्व है। अभी देखो, अभी यहाँ पर भी आपको जो है वो जो मैंने बोला, अभी इसको अच्छे से देखने के लिए इस तरीके से कर देते हैं कि एक्सप्लेनिंग द नीड ऑफ एथिक्स इन पब्लिक लाइफ। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट यह जो है वो कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है। अगर आप डायरेक्ट कॉपी करके ये पूरा का पूरा पेस्ट करेंगे ना तो आपको आंसर अच्छा नहीं मिलेगा। आपको अच्छी तरीके से इसको ब्रेक डाउन करना है और एक एक तरीके से पेस्ट करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि विजन आईएएस वाले आंसर क्या दे रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट अंदर घुसते हैं। सबसे पहले कि एथिक्स इन द पब्लिक लाइफ, एथिक्स इन द पब्लिक लाइफ इनकम्पासेस द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। हम डायरेक्ट जो है इसके बॉडी पार्ट के अंदर जाते हैं कि द नीड ऑफ एथिक्स इन द पब्लिक लाइफ, पब्लिक लाइफ के अंदर एथिक्स की ज़रूरत क्यों है। तो इन्होंने कौन कौन से पॉइंट दिए हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने दिया है बिनोवेलेंस ऑफ टुवर्ड्स ऑल, सभी वर्गों के प्रति दया भावना या फिर बिनोवेलेंस जो प्राप्त कर सके, इसीलिए वल्नरेबल जो पीपल है उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए इक्विटी और सोसाइटी के अंदर इक्विटी और इक्वालिटी के लिए यह जरूरी है। फिर दूसरा क्या बताया इन्होंने, इंश्योर रिस्पॉन्सिवनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और यह सब हो सके, इसीलिए रिजॉल्व डायलेमा, फिर चेक पॉपुलिस्ट एंड मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज, रिमेन ऑप्टिमिस्टिक, रिकॉग्नाइजेशन द पैराडॉक्स ऑफ प्रोसीजर। यह सब बातें जो है वो बताई है। बात की आप एक बार पॉज करके देख लेना। अभी हम यही बात जो है वो चैट जीपीटी को पूछते हैं और देखते हैं कि वह क्या जवाब देता है। मैंने आपको क्या बोला कि इसके अंदर इसके लिए आपको क्या करना है, आपको पूरी सभी चीज़ जो है वो ब्रेक डाउन कर देनी है। यहाँ देखते हैं हम क्या पूछते हैं कि नीड ऑफ एथिक्स इन पब्लिक लाइफ कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट। हमें सिर्फ पॉइंट बताना है कि एथिक्स जो है वो पब्लिक लाइफ में किस तरीके से काम करते हैं। तो इसने देखो, इसने कितने सारे पॉइंट दे दिए हैं। इसने यहाँ पर अब देखेंगे तो 10 पॉइंट दिए हैं। विजन आईएएस से भी ज़्यादा पॉइंट हो। विजन आईएएस में तो क्योंकि उसमें तो वर्ड लिमिट रहती है तो इसने सिर्फ 3-4 पॉइंट ही दिए थे। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसकी लैंग्वेज जो है वो भी बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल है। तो पहले क्या बोलता है कि ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, एथिक्स इन पब्लिक लाइफ, उससे क्या होगा, ट्रस्ट बढ़ता है और क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है। एथिकल बिहेवियर जो है, एथिकल बिहेवियर पब्लिक सर्वेंट का और पब्लिक लाइफ के अंदर, तो उसके क्या होता है, ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी, सिटीजन के अंदर ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। फिर क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी आती है, एथिकल स्टैंडर्ड्स होल्ड, एथिकल स्टैंडर्ड की वजह से पब्लिक ऑफिशियल्स अकाउंटेबिलिटी होती है फॉर देयर एक्शंस, अपने काम के प्रति उसको अकाउंटेबल किया जा सकता है। फेयरनेस और जस्टिस जो है वो भी बढ़ेगा। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग अच्छे से होगा, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इक्विटेबली। देखो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटेबली, यही पॉइंट जो है वो विजन आईएएस में भी था। पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो अच्छी तरीके से लीडर जो एथिकल लीडर होगा या फिर जो पब्लिक सर्वेंट जो एथिकल लीडर होगा तो वो प्रायोरिटाइज़ करेगा किसका, पब्लिक के इंटरेस्ट को, जनता का हित किसके अंदर है उसको प्रायोरिटाइज़ करेगा ओवर द पर्सनल गेन। खुद के इंटरेस्ट से ज़्यादा किसको प्रायोरिटाइज़ करेगा, पब्लिक इंटरेस्ट को, स्पेशल इंटरेस्ट को। तो ये सोशल कोहेसन, सोशल कोहेरेंस એટલે કે सामाजिक एकता, सोशल हार्मनी और वह सब बनाए रखने का काम करेगा। तो यह जो है वो उसके अंदर नहीं था, वो विजन आईएएस के अंदर ये पॉइंट नहीं था, लेकिन यह पॉइंट आप अपने आंसर में लिखोगे तो आपका आंसर और अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, अगर लंबे समय तक कॉन्सिक्वेंसेस अच्छा शासन चलाना है तो एथिकल बिहेवियर होना ज़रूरी है। ग्लोबल रेप्यूटेशन, देखो यह बहुत ही अच्छा पॉइंट है मेरे हिसाब से, जो उसके अंदर नहीं दिया था। अगर आप यह पॉइंट अपने आंसर में लिखोगे तो ये एक तरीके से 360 डिग्री एनालिसिस हो जाएगा, सभी पॉइंट को, सभी डायमेंशन को, सभी आयामों को कवर करने वाला यह पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है कि अगर आप एथिकल बिहेवियर रखेंगे या फिर एथिकल प्रोसीजर का पालन करेंगे पब्लिक लाइफ में, पब्लिक सर्वेंट तरीके से, सिविल सर्वेंट बनकर, तो क्या होगा, अ नेशंस एथिकल कंडक्ट, अगर कोई देश है, कोई राष्ट्र है, वह उसका कंडक्ट एथिकल है इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर, तो क्या होगा, उसकी ग्लोबल रेप्यूटेशन और डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो एनहांस होगी, वह एफिशिएंट होगी। जैसे कि अगर कोई मान लो कि चाइना है तो चाइना कुछ भी बोलते हैं तो लोग उसका जो है वो विश्वास नहीं करते हैं। अमेरिका जो है तो अमेरिका के बारे में भी यह एक बात जानी की है कि अमेरिका कभी भी किसी भी देश को धोखा दे देता है। तो मतलब कि ग्लोबल रेपुटेशन अच्छी नहीं है, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है वह एथिकल नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि कोई नेशन का बिहेवियर एथिकल है तो उसके इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल अफेयर, जियो पॉलिटिक्स
उसका जो उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वह और डिप्लोमेटिक रिलेशन वह रेपुटेशन होगी, लोग उसको इज्जत देंगे। एथिकल फॉरेन पॉलिसी जो है उसकी वजह से पॉजिटिव अलायंस होगी, जितने भी देश लोग होंगे, दूसरे कंट्रीज दूसरे देश होंगे तो उसके साथ कोऑपरेशन और अलायंस बनाने में आसानी रहेगी। तो यह एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो विजन वाले में नहीं दिया था। फिर क्या होगा कि करप्शन जो है वो भ्रष्टाचार जो है उसको प्रिवेंट उसको अटकाने का कार्य करेंगे। पब्लिक एंगेजमेंट, अगर एथिकल बिहेवियर है तो पब्लिक के साथ एंगेजमेंट बढ़ेगा। डेमोक्रेसी का सबसे मेन हार्ट क्या है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी पब्लिक पार्टिसिपेशन हो और पब्लिक के साथ एंगेजमेंट ज़्यादा हो। लीगल कंप्लायंस यह भी एक अच्छा पॉइंट है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक तरीके से देखें तो मेंस के अंदर, मेंस की बात करें, मेंस जो मतलब कि डिस्क्रिप्शन वर्णनात्मक की बात करें तो इसके अंदर तो चैट जीपीटी सबको बीट कर देता है, सबको हरा देता है। तो यह एक पॉइंट आपने अभी आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ एक ही बात है। अभी दूसरा भी देख देते हैं। यहाँ पर कौन सा है कि डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड, एक ऐसा क्वेश्चन है, अभी यहीं पर देख लेते हैं। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन दिए गए हैं कि एग्जाम्पल देने हैं और डिफरेंस बताने हैं। वाइस एंड वर्च्यू, अभी इस तरीके से देख लेते हैं। वाइस एंड वर्च्यू, तो उसको यहाँ पर दिया गया है कि भाई वाइस क्या है, वर्च्यू क्या है, वर्चुअस पर्सन क्या है, वो इस तरीके से। लेकिन अभी इसको हम चैट जीपीटी के अंदर, डायरेक्ट चैट जीपीटी के अंदर ही मैं आपको बता देता हूँ कि वाइस और वर्च्यू का इसने क्या दिया है। एक और क्वेश्चन भी है कि एंड ओरिएंटेड, उसके पहले हम एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक्सप्लेन द नीड ऑफ एथिक्स। एक मिनट, ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एंड ओरिएंटेड वैल्यूज़ एंड मीन्स ओरिएंटेड वैल्यूज़। एंड ओरिएंटेड वैल्यू और मीन्स ओरिएंटेड वैल्यू के बारे में डिफरेंस बताना है। इन योर ओपिनियन विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, पब्लिक सर्वेंट के लिए कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी चलो इसको समझाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो ये लोग क्या देते हैं कि ये एंड ओरिएंटेड वैल्यू और मीन्स ओरिएंटेड वैल्यू, इसका डिफरेंस और वो सब दिखाया गया है। ये आपको इसको जो है वो पॉज करके पढ़ लेना। लेकिन जब इसको मैंने चैट जीपीटी के अंदर डाला तो इसके अंदर और अच्छी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही अच्छे से इसको जो है वो समझाया गया है। एंड ओरिएंटेड वैल्यू जो है उसको टेलियोलॉजी बोलते हैं और ये जो मीन्स ओरिएंटेड वैल्यू होती है उसको डीओंटोलॉजी बोलते हैं। यह एथिक्स के अंदर पूरा पढ़ाया ही जाता है। लेकिन अगर ये विजन वाली पीडीएफ आप देखेंगे तो वहाँ पर कहीं पे भी टेलियोलॉजी और डीओंटोलॉजी का नाम का जिक्र ही नहीं था। तो मतलब कि इसके अंदर भी इसने अच्छा परफॉर्म किया है। फिर दूसरी बात कि ये जो मीन्स ओरिएंटेड है मतलब कि डीओंटोलॉजी है, डीओंटोलॉजी जो है उसके अंदर कांट का बहुत, एम्यूनुअल कांट जो है उसका बहुत ही बड़ा योगदान है। तो एम्यूनुअल कांट है वह डीओंटोलॉजी से जुड़ा हुआ है, यह बात यहाँ पर बताई गई है। लेकिन यह विजन आईएएस वाली जो है उसके अंदर यह बताई ही नहीं थी। तो मतलब कि यहाँ पर भी ये चैट जीपीटी जो है वो जीत जाती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मेंस के अंदर तो ये जो इसका काम जो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। दूसरी बात, मेंस के अंदर चैट जीपीटी जो है वो बहुत ही यूज़फुल होता है। उसका एक दूसरा रीज़न यह भी है कि कई बार तो क्वेश्चन हमें कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे ही पूछे जाते हैं कि कोई मान लो कि टॉपिक है, फॉर एग्जांपल समझ लो कि क्लाइमेट चेंज है, तो कि क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो क्वेश्चन कई बार होते हैं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव बताओ कि भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए कौन से इनिशिएटिव लिए थे। तो मतलब कि आपको ऐसे 5 इनिशिएटिव के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप डायरेक्टली लिख लो इंडियन गवर्नमेंट 5 इनिशिएटिव रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी, तो यह आपको लिस्ट दे देगा। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, इश्यूज़ या फिर चैलेंजेस। कोई भी टॉपिक है तो उसके अंदर इश्यूज़ और चैलेंजेस, जैसे कि इश्यूज़ रिलेटेड विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इश्यूज़ रिलेटेड विथ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, इश्यूज़ रिलेटेड विथ कॉलेजियम। तो यह इश्यूज़ जितने भी रहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर बता देंगे कि भाई मुझे इसके रिगार्डिंग इश्यूज़ चाहिए, तो ये जो है वो आपको बता देगा। फिर कई बार क्या होता है कि वे फॉरवर्ड जो है वो आप लिख सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। अभी चलिए हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इश्यूज़ रिलेटेड विथ ई वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। भारत के अंदर ई वेस्ट को मैनेज करने के कौन कौन से इश्यू है, तो यहाँ पर ये पूरे के पूरे इश्यू दे देंगे कि ई वेस्ट के रिगार्डिंग लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है कि ई वेस्ट को किस तरीके से मैनेज करना है। फिर इनफॉर्मल रिसाइकलिंग सेक्टर, ई वेस्ट का जो पूरे का पूरा सेक्टर है वह इनफॉर्मल तरीके से यह काम करते हैं। फिर इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए, इसको रिस्टोर करने के लिए या फिर इसको ओवरऑल करने के लिए, रिसाइकलिंग के लिए, डिस्पोजल के
लिए, टेक्नोलॉजी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, पॉलिसी एंड रेगुलेशन गैप्स, अच्छी पॉलिसी और वो सब बनाई नहीं गई, कलेक्शन चार्जेस और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्स। देखो ये EPR, इसके ऊपर तो यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछ लिया है, तो ये इसके बारे में भी इसने बता दिया कि भाई एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वह अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इश्यूज़ अभी देखो दूसरा एक क्वेश्चन है इश्यूज़ रिलेटेड टू स्पेस डिब्रीज, जो स्पेस जंक है उसके साथ जुड़ी हुई चैलेंजेस या फिर वो क्या क्या है, तो ये भी इसने बता दिया कि कोलाइजन रिस्क, सैटेलाइट सेफ्टी, लॉन्ग टर्म। अभी चलो एक दूसरा भी ले लेते हैं, मैंने सर्च करके ही रखा है। तो SHG इन रूरल डेवलपमेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट PCS में भी और UPSC में भी। तो रूरल डेवलपमेंट के अंदर, ग्राम्य विकास के अंदर SHG कौन सा रोल प्ले कर सकते हैं, SHG क्या मदद कर सकते हैं कि जिससे रूरल डेवलपमेंट हो सके। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में SHG मदद कर सकते हैं, इनकम जनरेशन में काम कर सकते हैं, हैबिट ऑफ सेविंग। तो यह पूरा का पूरा लिस्ट जो है वो आपको दे देगा, तो आपको एक तरीके से सभी पॉइंट यहीं पर जो है वो मिल जाएंगे। अभी देखो दूसरा मैं आपको एक प्रॉम्प्ट बताता हूँ, यह प्रॉम्प्ट आपके बहुत ही मदद करेगा। यह प्रॉम्प्ट कौन सा है, यह प्रॉम्प्ट आपको इस तरीके से लिख देना है कि इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम स्कीम टू कॉम्बेट इट। अगर कोई समस्या है तो उसके रिगार्डिंग भारत सरकार की जो इनिशिएटिव है, प्रोग्राम है, स्कीम है वो। दूसरा, बेस्ट प्रैक्टिसेस टू कॉम्बेट इट। कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ होती है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, जैसे कि लैंड स्लाइड है या फिर साइक्लोन वगैरह है, तो उसको कॉम्बेट करने के लिए, उसका सामना करने के लिए वर्ल्ड के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, तो वो हमें नहीं पता होते, लेकिन ये हमें बता देगा कि भाई न्यूजीलैंड में ये कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चलो साइक्लोन या सुनामी ये सब है, अर्थक्वेक जो है, तो उसके रिगार्डिंग जापान जो है वो उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये जो नीदरलैंड नाम का देश है, तो उसने फ्लड के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा काम किया है। तो यह ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो हमें दे देगा। फॉरेस्ट फायर है, तो फॉरेस्ट फायर के रिगार्डिंग जो स्विट्ज़रलैंड जो है तो उसने अच्छा काम किया है, तो ये हमें दे देगा इसके रिगार्डिंग। फिर अगर कोई ग्लोबल फ्रेमवर्क है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF या जो और भी जो इंस्टीट्यूशन है, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसने अगर मान लो कि कोई फ्रेमवर्क दिया है, उसने अगर मान लो कि कोई प्रोटोकॉल दिया गया है, तो वो भी वहाँ पर वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन कोई अगर इसके ऊपर वर्क कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट हमें दे देगा। फिर बेस्ट केस स्टडी ऑफ सिटी, स्टेट और कंट्री विच कॉम्बेट दिस चैलेंज, तो यहाँ पर कोई हमने दे दिया। अभी टॉपिक कौन सा है वो हम लिख देते हैं, मान लो अभी लिख देते हैं लैंडस्लाइड के रिगार्डिंग यह हमें ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा। मैंने आपको पहले एक आध लेक्चर में ये बताया था कि आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है इन चैट बॉक्स को, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिक करना है। अभी इसका आंसर जो है वो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिलेगा, क्योंकि हमने सब कुछ एक एक तरीके से अच्छी तरीके से लिख दिया है, इसीलिए तो आपको यह प्रॉम्प्ट याद रखना है। अभी चलो लैंडस्लाइड के रिगार्डिंग यह हमें बता दिया। देखो भारत सरकार के जो ये लैंडस्लाइड के रिगार्डिंग क्या क्या है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये इसका काम करती है। फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है टू कॉम्बेट लैंडस्लाइड उसकी बेस्ट प्रैक्टिस है। तो सबसे पहले तो अर्ली वार्निंग सिस्टम, मॉनिटरिंग और डिटेक्ट पोटेंशियल लैंडस्लाइड। फिर प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग करना चाहिए, टेरेस एंड स्लोप स्टेबिलाइजेशन। या ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस करते हैं, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से बात करें तो क्या है, तो क्या अर्ली वार्निंग सिस्टम होनी चाहिए। देखो मैंने बोला ना कि इसके अंदर जापान जो बहुत ही आगे है, इसके अंदर जापान का जो सेंडाई फ्रेमवर्क है वो भी इसके रिगार्डिंग ही है। तो जापान के अंदर लैंडस्लाइड के रिगार्डिंग इन्होंने क्या है, एडवांस वार्निंग सिस्टम लगा कर रखी है, एक्सटेंसिव रिसर्च और वो सब काम किया है। तो यहाँ पर आप वे फॉरवर्ड में भी बता सकते हैं कि जापान से हमें यह बात सीखने की जैसी है, या फिर जापान के साथ कोलेबोरेशन करके हमें कुछ यह काम करना चाहिए। देखो यहाँ पर सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में बता दिया, सेंडाई फ्रेमवर्क के ऊपर भी UPSC बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ह्योगो फ्रेमवर्क जो है वो भी इसके रिगार्डिंग है। तो अभी देखो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा सभी डेटा जो है वो एक ही जगह पर मिल गया। पहले आपको क्या करना पड़ता है, अलग अलग जगह गूगल पर रिसर्च करना पड़ा, लेकिन आपको यहीं पर मिल गया। कोई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है जो लैंडस्लाइड के ऊपर वर्क कर रहा है, तो कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो वो इसके ऊपर काम करता है। भारत की कौन कौन सी संस्था है जो इसके ऊपर काम करती है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आपको क्या करना पड़ता है, अलग अलग ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट चेक करना पड़ता है ये वो, लेकिन यहाँ पर सभी डेटा आपको एक ही जगह पर मिल गया। स्टेट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है जो लैंडस्लाइड और मिटिगेशन के रिगार्डिंग काम करती है। केस स्टडी इसके, तो नेपाल जो है, नेपाल ने बहुत ही अच्छा एक काम किया है। तो उन्होंने इसके रिगार्डिंग क्या किया है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम बना के रखी है। और दूसरा कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस, कम्युनिटी को ही प्रिपेयर कर दिए, कम्युनिटी जो है, लोगों जो है, पीपल, उसको ही एम्पावरमेंट कर दिए, उसको ही सशक्त बना दिया है ताकि वो ये लैंडस्लाइडिंग के खिलाफ लड़ सके। अभी चलो यही कोई दूसरा टॉपिक ले लेते हैं। चलो ये
सेल्फ हेल्प ग्रुप ले लेते हैं, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, चलो यह टॉपिक और चेक करते हैं कि क्या देते हैं। तो भारत सरकार की कौन कौन सी स्कीम है, तो NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, आपको पता होगा कि इसका एक कंपोनेंट यही है कि SHG को ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए, रूरल लाइवलीहुड को स्ट्रॉन्ग किया जाए, यह सब। फिर इसके अंदर सेवरल स्टेट्स, तमिलनाडु का जो पंचायत लेवल फेडरेशन है उसका एक केस स्टडी, बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर क्या दिखा रहा है, तो स्किल ट्रेनिंग और यह सब, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस SHG के। तो देखो बांग्लादेश के अंदर जो ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक बांग्लादेश के अंदर माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव, तो यहाँ पर हमें बांग्लादेश का एग्जाम्पल हम एग्जाम में लिख सकते हैं। सिमिलर कंट्रीज दूसरी ऐसी जो है उसके बारे में भी बताया गया। फ्रेमवर्क की बात करें तो देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, भारत के अंदर एक कमेटी है, उस कमेटी ने ही इसके रिगार्डिंग जो है वो बोला था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको बैंक के साथ लिंक कर देना चाहिए, तो यह भारत की ही यह इंस्टीट्यूशन के बोला था। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो IFAD क्या है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वो इसके ऊपर काम करते हैं। इंडियन अथॉरिटी में क्या है, तो नाबार्ड जो है वो SHG के ऊपर काम करते हैं। बेस्ट केस स्टडी तो बांग्लादेश की जो ये ग्रामीण बैंक है वो। फिर ये मोहम्मद यूनुस जो है वो, मोहम्मद यूनुस का नाम लिख सकते हैं क्योंकि वो इसके फादर है। तो इस तरीके से जो है, चलो अभी एक और ले लेते हैं। अभी एक बहुत ही चर्चा में है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, तो उसी को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन अभी देख लेते हैं कि इसका यह क्या आंसर देते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, तो MBCS प्रोग्राम है। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम मिलती है, इंश्योरिंग डेटा सिक्योरिटी प्राइवेसी। ग्लोबल प्रैक्टिसेस के बारे में इस्टोनिया जो है, इस्टोनिया नाम का देश, तो उन्होंने भी ये इसी प्रकार का कार्य किया है। तो देखो हमें यहाँ पर ये आइडिया लग गया कि इस्टोनिया भी इसी प्रकार का। इजराइल जो है वो भी डिजिटल हेल्थ सिस्टम जो है वहाँ पर उन्होंने सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाया है, हेल्थ रिकॉर्ड जो है उसको अच्छी तरीके से बनाया गया और वो सब कार्य करते हैं। इसके रिगार्डिंग फ्रेमवर्क का NDHM का फ्रेमवर्क की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जिसके अंदर डेटा स्टैंडर्ड्स, इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल्स, सिक्योरिटी मेजर और वो सब दिखाया गया है। फिर अगर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन तो WHO इसके ऊपर काम करता है। NDHA भारत के अंदर बात करें तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसके ऊपर काम करती है। बेस्ट प्रैक्टिसेस तो यहाँ पर दिया गया है। तो आप यह प्रॉम्प्ट का उपयोग करके मेंस में तो बहुत ही अच्छा जो है वो कामकाज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आगे के वीडियो में। अभी आज के लेक्चर में समझते हैं कि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप कैसे समझ सकते हैं। अगर आपको साइंस का, जियोग्राफी का और कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझना है तो आपको एक प्रॉम्प्ट यूज़ करना है जिसके अंदर आपको क्या लिखना है कि एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल एज इफ़ आई एम 5 ईयर इंडियन बॉय। आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट के बाद जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो लिख देना है। फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक होल, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी, कॉन्सेप्ट ऑफ लाग्रांज पॉइंट, यह जो भी है वो आपको लिख देना है और लास्ट में लिख देना है इफ़ आई एम 5 ईयर इंडियन बॉय, अथवा तो इफ़ आई एम 5 ईयर किड, अथवा तो या तो फिर आपको लास्ट में क्या लिख देना है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स। रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से यह कॉन्सेप्ट सिखा दो। तो अभी यहाँ पर हमने ग्रेविटी के बारे में ब्लैक होल के बारे में लिखा है। तो ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि यह ChatGPT कैसे समझाता है। तो श्योर इमेजिन अ ब्लैक होल एज अ सुपर डुपर अल्ट्रा पावरफुल वैक्यूम क्लीनर। देखो यहाँ पर हमने 5 ईयर ओल्ड की बात की, तो इन्होंने किस तरीके से कि वैक्यूम क्लीनर जिस तरीके से काम करते हैं उसी तरीके से ब्लैक होल काम करते हैं। तो यह एक तरीके से इसने क्या बता दिया, एक रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया ताकि हम अच्छे से समझ पाए। जिस तरीके से वैक्यूम क्लीनर जो है वो क्लीन अप द डर्ट, जिस तरीके से वैक्यूम क्लीनर जो डर्टीनेस यानी कि कचरा साफ करता है, लेकिन ब्लैक होल उस तरीके से काम नहीं करता। ब्लैक होल जो है वो भी उसी तरीके से सक्स ऑफ एवरीथिंग इवन लाइट्स अपने अंदर सकअप कर लेता है, सब कुछ अपने अंदर प्राप्त ले लेता है, यहाँ तक कि लाइट को भी अपने अंदर वह ले लेता है। तो ये अच्छे से इसने कॉन्सेप्ट समझा दिया। या फिर मैंने बोला इस तरीके से कि एक्सप्लेन इट विथ रियल लाइफ एग्जांपल, तो यह रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझा सकते हैं। जैसे कि इमेजिन यू हैव अ बाथ टब ड्रेन एट होम। घर के अंदर बाथ टब की जो ड्रेन मतलब कि जो नाली जो होती है, गटर जो होती है वो आपके पास है। जब हम प्लग पुल करते हैं तो क्या होता है कि वाटर गोज डाउन टू द ड्रेन। तो उस तरीके से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि बाथ टब के अंदर एक बोट है और उस तरीके से, तो यह इस तरीके से समझाने की कोशिश करता है। यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल की एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ GDP विथ रियल लाइफ एग्जांपल।
तो जीडीपी का रियल लाइफ एग्जांपल से समझाने को बोला है। तो क्या बोल रहे हैं कि मान लो कि आपके पास एक लेमोनेड की दुकान आपने जो नींबू शरबत की जो दुकान है वह आपने बना दी है, तो इससे क्या होगा, इसके आपको थोड़ी बहुत इनकम होगी। अभी मान लो कि आपके नेबरहुड में दूसरे लोग भी इसी तरीके लेमोनेड की दुकान जो है वो शॉप जो है वो डाल देते हैं, तो इन सबको भी आवक होगी। तो इसी पूरी आवक का इनकम का जो टोटल है उसको जीडीपी बोलते हैं। तो इसको भी अच्छे से रियल लाइफ एग्जांपल से इन्होंने समझा दिया। अभी ये लाग्रांज पॉइंट है, लाग्रांज पॉइंट, तो इसको भी रियल लाइफ एग्जांपल से। इन शॉर्ट आप सिर्फ इतने याद रखिए कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझना है तो लास्ट में आपको क्या लिखना है कि एक्सप्लेन इट एज इफ़ आई एम अ किड, या फिर क्या लिखना है कि एक्सप्लेन इट विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स। कॉलेज के समय में आपने बहुत सारे ऐसे दोस्त देखे होंगे कि जो पूरा दिन पूरे सेमेस्टर पढ़ते रहते हैं फिर भी पास नहीं होते। और कोई एक इंसान ऐसा होता है, कोई एक स्मार्ट इंसान ऐसा होता है जो सिर्फ एक नाइट ही पढ़ता है और फिर भी टॉप कर जाता है, या फिर भी पास हो जाता है, और दूसरा जो है वो पूरा सेमेस्टर पढ़ता रहता है फिर भी फेल होता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा कई बार इसलिए होता है क्योंकि कई टॉपिक ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको मैंने नाम दिया है एग्जामिनर्स फेवरेट टॉपिक। तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके ऊपर से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगर उस टॉपिक के बारे में हम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर ले तो हमारा काम बन जाएगा, हम उसका आंसर जो है वो दे सकते हैं। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई एक टॉपिक पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर ही पीएचडी करने लगते हैं, उसके ऊपर ही स्पेशलाइज्ड बनते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, टाइम, एनर्जी और प्रोडक्टिविटी वेस्ट होती है। टाइम तो वेस्ट होता ही है, साथ साथ एनर्जी भी वेस्ट होती है। ये जो स्टूडेंट कई बार प्रिपरेशन करते रहते हैं, जैसे कि ये कोविड का टाइम था तो पूरा दिन कोविड ही लेके बैठे रहते थे, कोविड में ये, कोविड वो, कोविड यहाँ वहाँ। लेकिन आप खुद समझो कि यूपीएससी की एग्ज़ाम है या फिर कोई भी एग्ज़ाम है, तो क्या पूरा 100 मार्क, 200 मार्क का, 100 मार्क का पूरा पेपर जो है वो क्या कोविड के ऊपर ही आएगा? बजट जब आता है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे जब आता है, तब स्टूडेंट जो है वो पूरा दिन इकोनॉमिक सर्वे लेके बैठे रहते हैं। आपको सोचना चाहिए कि क्या पूरा पेपर इसी के अंदर से आएगा? तो क्या नहीं, पूरा पेपर इसमें से नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको कोई ऐसे टॉपिक आइडेंटिफाई करने रहते हैं कि जिसके अंदर से पूछा जाए। तो ऐसा करने के लिए भी एक प्रॉम्प्ट है। वो क्या है? वो एक प्रॉम्प्ट है 80-20 रूल। यह रूल जो है वो आप अपनी रियल लाइफ के अंदर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इस रूल का नाम क्या है? 80-20 रूल। 80-20 रूल। इसके रिगार्डिंग आपको क्या लिखना है कि आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट, उसके बाद टॉपिक का नाम डालना है। आइडेंटिफाई एंड शेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 20% ऑफ लर्निंग्स फ्रॉम दिस टॉपिक दैट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड 80% ऑफ इट। मतलब कि एक जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में 20% इन्फॉर्मेशन दो, और यह 20% इन्फॉर्मेशन ऐसी देना जिससे मैं टॉपिक के बारे में 80% समझ सकूँ। तो यह एक अच्छा प्रॉम्प्ट है। कोई भी टॉपिक है उसके बारे में जानना है तो आप यह प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में 20% ऐसी इन्फॉर्मेशन दो जिसकी मदद से हम 80% प्राप्त कर सकें। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यहाँ पर टॉपिक में आप लग सकते हैं वर्ल्ड वॉर 1, सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो इस तरीके से देखो, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन मैंने लिखा तो इसने पूरा का पूरा बता दिया कि सबसे पहले तो कॉजेस ऑफ अनरेस्ट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अनरेस्ट का कारण क्या था? इनइक्वालिटी सबसे बड़ा कारण थी। फिर इकोनॉमिक हार्डशिप, सोशल इनइक्वालिटी, यह सब कारण थे। फिर स्टेट का सिस्टम क्या था वो सब बताया है। स्टेट जनरल क्या था, किंग लुइस जो 14 था उसके बारे में, और वो सब बताया। स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टाइल्स, वो सब बता दिया गया है। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन के बारे में नेशनल असेंबली ने जो डॉक्यूमेंट इशू किया था, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, उन सब के बारे में बताया। रेन ऑफ टेरर, डर का माहौल क्यों हो गया था, रिवॉल्यूशन किस तरीके से हुई वो बताया गया। किंग लुइस का एग्जीक्यूशन किस तरीके से हुआ वो बताया। नेपोलियन बोनापार्ट का क्या रोल था, इम्पैक्ट ऑन यूरोप, यह पूरे के पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन की यूरोप के ऊपर क्या प्रभाव हुआ, इम्पैक्ट क्या हुई वो बता रहे हैं। फिर इसकी लेजेसी क्या थी। तो इस तरीके से 80-20 रूल जो है इसको आपको लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी टॉपिक रिवीजन करते समय एग्ज़ाम के एक दिन पहले, एग्ज़ाम के एक वीक पहले या फिर रिवीजन करना है तो आप ये 80-20 रूल का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर यह प्रॉम्प्ट दिया गया है, इस प्रॉम्प्ट का उपयोग कर लेना। अब कई बार हमें कुछ फैक्चुअल डिटेल जो है वो याद करनी रहती है, क्योंकि एग्ज़ाम में और मोस्ट ऑफ तो जो 1 डे वाली एग्ज़ाम होती है, क्लास 3 लेवल की या फिर क्लास 4 लेवल की, रेलवे वाली एग्ज़ाम, एसएससी वाली एग्ज़ाम, तो उसमें कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल डिटेल्स हमें याद रखनी होती है। तो ये फैक्चुअल डिटेल्स कैसे याद रखें उसकी ट्रिक हम आज समझते हैं।
तो फैक्चुअल डिटेल याद रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको चैट जीपीटी में जाना है और आपको ये याद रखने की जो ट्रिक होती है, इसे कई बार न्यूमोनिक ट्रिक भी बोल देते हैं, न्यूमोनिक ट्रिक भी बोलते थे। तो आपको चैट जीपीटी में जाके क्या करना है, गिव मी ट्रिक टू रिमेंबर, फिर टॉपिक का नाम लिख देना है। जैसे कि मान लो कि आपको वो टॉपिक मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन आपको ये गिव मी ट्रिक टू रिमेंबर, उसके बाद टॉपिक का नाम है, पहले तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। या फिर दूसरा मान लो कि फॉर एग्जांपल समझ लो कि ये 5th शेड्यूल है, 5th शेड्यूल के अंदर कुछ स्टेट है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे कुल 10 स्टेट दिए गए हैं। उसी तरीके से 6th शेड्यूल है, तो 6th शेड्यूल में टोटल 4 स्टेट है। कौन कौन से, तो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ऐसे मान लो कि तो इसको आपको याद रखना है, तो आपको क्या लिख देना है कि गिव मी न्यूमोनिक ट्रिक टू रिमेंबर, उसके बाद टॉपिक का नाम लिख देना है। या फिर अभी मान लो AMTM, इस तरीके से ही 6th शेड्यूल में क्या है, तो सबसे पहले असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, तो AMTM इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि गिव मी न्यूमोनिक ट्रिक टू रिमेंबर AMTM का उपयोग करके एक वर्ड बनाओ, ऐसा भी आप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई जो है कोई चीज़ याद रखनी है, उस चीज़ को आप इस तरीके से कि SAM इस तरीके से कोई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको बता देना है कि गिव मी न्यूमोनिक ट्रिक टू रिमेंबर वर्ड्स विथ SAM, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि क्रिएट अ फनी वर्ड यूजिंग SAM RTD, इस तरीके से आप बता सकते हैं। दूसरा आप चैट जीपीटी को यह बोल सकते हैं कि क्रिएट अ स्टोरी टू रिमेंबर, उसके बाद टॉपिक का नाम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। अभी इसका मैं आपको एग्जांपल नहीं दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने जो है वो वीडियो बनाया हुआ है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि 5 ways टू गेट इंडियन सिटीजनशिप एंड 3 ways टू लूज इट। आप 5 तरीके से इंडियन सिटीजनशिप को प्राप्त कर सकते हैं और 3 तरीके से लूज़ कर सकते हैं। तो इसकी ट्रिक मैंने बनाई थी, तो इसकी ट्रिक जो है वो मैंने चैट जीपीटी से ही बनाई थी। चलो मैं आपको वो समझा देता हूँ। 3 तरीके हैं जिससे आप सिटीजनशिप जो है वो लूज़ कर सकते हैं। वो है RTD मैंने चैट जीपीटी के अंदर लिखा था कि RTD इन 3 शब्दों का उपयोग करके कोई अच्छा सा फनी वर्ड बनाओ या फिर कोई एक अच्छा कीवर्ड बनाओ। तो उसने मुझे बना कर दिया रिटायर्ड। तो R का मतलब क्या था, रिनंसिएशन, T का मतलब था टर्मिनेशन, D था डेप्रिविएशन। इन 3 तरीक़ों से आपकी नागरिकता जा सकती है। फिर अभी बॉर्डर कंट्रीज ऑफ सूडान के आसपास कौन कौन से बॉर्डर कंट्रीज है, तो उसको याद रखने के लिए भी मैंने जो ट्रिक है वो ये चैट जीपीटी से ही बनाई थी। दूसरी एक ट्रिक थी, अभी बजट के अंदर हमारे 7 पिलर थे, तो 7 पिलर जो है वो 70C वाले 7 पिलर थे। तो इसको भी याद रखने की ट्रिक जो है वो मैंने चैट जीपीटी से ही बनाई थी। तो कोई भी अगर आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है या फिर कोई भी टॉपिक अगर आपको याद रखना है, तो आपको चैट जीपीटी के अंदर लिख देना है गिव मी ट्रिक टू रिमेंबर, उसके बाद टॉपिक का नाम। या फिर आपको उस टॉपिक के साथ उस टॉपिक को याद रखने के लिए कोई स्टोरी बना देनी है, क्रिएट अ स्टोरी टू रिमेंबर। उसके बाद ये फॉर एग्जांपल समझो कि आर्टिकल 19 है, तो आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज A है, उसके बाद B है, उसके बाद C है। तो आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। B में क्या है, B में अंदर है असेंबली, मतलब कि इकट्ठा होना और वो सब। फिर आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज D, तो उसके अंदर क्या है कि पूरे भारत के अंदर कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार, राइट टू मूव फ्रीली, इस प्रकार के अधिकार दिए गए। फिर राइट टू कोऑपरेशन, मतलब कि इकट्ठा ग्रुप बनाने का अधिकार, और यह सब अधिकार थे। तो यह पूरे जितने भी अधिकार है, यह जितने भी राइट्स है, तो इन सब राइट्स को आप एक स्टोरी के माध्यम से याद रख सकते हैं। किस प्रकार की स्टोरी, फॉर एग्जांपल समझो कि कोई एक लड़का है, कॉलेज में पढ़ता है, उसकी क्या हुआ, उसके पिता के साथ लड़ाई हो गई। तो लड़ाई हो गई तो उसने उसके पिता को क्या बोला कि मुझे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मुझे बोलने का अधिकार है और अपनी चाहत को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को अभिव्यक्त करने का भी अधिकार है। तो उसने इस तरीके से बात की, लेकिन उसके पापा ने क्या किया, उसको 2 चांटे लगा दिए और बोला कि भाई ये मेरा घर है, यहाँ पर तेरी जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। अगर तुझे अपने राइट्स का उपयोग करना है तो तू घर से निकल जा। तो फिर वो घर से निकल गया। जैसे ही वो घर से निकल गया तो फिर अपने दोस्तों से और उन सब से मिलता है, दोस्तों से मिलता है तो फिर बाहर घूमने का प्लान और वो सब बनाता है। जब बाहर घूमने जाता है तो फिर वहाँ पर सेटल होने की प्लान करता है। फिर वहाँ पर सेटल होने के साथ साथ उद्योग धंधा, प्रोफेशन, बिजनेस, इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो इस तरीके से ट्रिक से जो जितने भी आर्टिकल है वो आप याद रख सकते हैं। तो स्टोरी भी बना सकते हैं या फिर ट्रिक से याद रख सकते हैं या फिर न्यूमोनिक टेक्निक का भी प्रयोग कर सकते हैं। चैट जीपीटी इसमें आपकी जो है वो मदद कर देगी। और अगर आपको एग्जाम्पल देखने हैं तो ये 3 वीडियो देख लेना।
अभी आज हम समझेंगे कि अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, कोई भी निबंध लिख रहे हैं, तो उसके अंदर चैट जीपीटी आपका किस तरीके से स्वागत कर सकती है या फिर चैट जीपीटी आपकी किस तरीके से मदद कर सकती है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी निबंध है तो उसको शुरुआत करने के लिए अच्छी कौन सी चीज़ है, तो अच्छी बात यह है कि आप उस ऐसे को स्टोरी से शुरुआत करें या फिर कोई अनेक्डोट्स, कोई प्रसंग आपके साथ जुड़ा हुआ कोई प्रसंग या फिर कोई एक बहुत महान प्रसंग आपने आसपास देखा हो ऐसा कोई प्रसंग या फिर कोई महान व्यक्ति का प्रसंग जो है अनेक्डोट्स, उससे उस ऐसे को शुरू कर सकते। या फिर कोई कोट, कोई सुविचार है, सुपंक्ति है, कोई पोएम है या फिर कोई कविता है, शेरो शायरी है, उसकी मदद से आप जो निबंध है ऐसे है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। अभी आपको यह सब कुछ पता नहीं होगा, अगर पता है तो तब तो अच्छी बात है, आप अपनी तरीके से स्टोरी बना दीजिए, अनेक्डोट्स बना दीजिए, कोट्स बना दीजिए, शेरो शायरी बना दीजिए और लिख दीजिए। लेकिन अगर आप ऐसे की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके समय दरमियान ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए चैट जीपीटी आपकी मदद कर लेगा। फॉर एग्जांपल समझो कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ऐसे लिखना है, तो आपको चैट जीपीटी में जाके लिखना है कि आई वांट टू राइट एन ऐसे ऑन टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिएट इन्फॉर्मेटिव स्टोरी या फिर क्रिएट इंट्रोडक्टरी स्टोरी रिगार्डिंग दिस। यह प्रॉम्प्ट आप लिख सकते हैं। या फिर दूसरा आप यह लिख सकते हैं कि मैं यूपीएससी के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, टॉपिक यह है और इसके लिए मुझे इंट्रोडक्टरी स्टोरी बता दीजिए। स्टोरी के अंदर आप अपनी थीम भी डाल सकते हैं कि स्टोरी जो है वो थ्रिलर होनी चाहिए, इमोशनल होनी चाहिए, हार्ट टचिंग होनी चाहिए, तो इस तरीके से आप स्टोरी बता सकते हैं। यहाँ पर आप दूसरी भी बता सकते हैं कि इसके रिगार्डिंग जो अनेक्डोट्स है वो बता दीजिए, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग जो कोट्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कौन कौन से कोट दिए हैं, एलोन मस्क ने कौन कौन से कोट दिए। आप यह भी लिख सकते हैं कि टॉप 10 कोट्स रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टॉप 10 कोट्स रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, टॉप 10 कोट्स रिगार्डिंग एजुकेशन, फेमस कोट्स बाय रिगार्डिंग एजुकेशन। तो यह सब लिख के आप ऐसे की बहुत ही अच्छी शुरुआत कर सकते हैं और ऐसे के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के पॉइंट्स, कीवर्ड्स, टॉपिक वह सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऐसे के लिए चैट जीपीटी बहुत ही रिवॉल्यूशन का कार्य करेगा। यहाँ पर दूसरी भी कुछ पॉइंट्स है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। मेंस के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई चीज़ है तो वो मैं मानता हूँ कि क्या है, तो वह है 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी। अगर आपको मेंस को कॉन्क्वेर करना है, यूपीएससी मेंस को कॉन्क्वेर करना है, अगर उसको आपको जीतना है, तब आपको एक चीज़ जो है उसमें मास्टरी प्राप्त करनी होगी और वह क्या है, 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी। कोई भी टॉपिक है, कोई भी चीज़ है, तो उसके 5 पॉइंट आपके दिमाग के अंदर क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इश्यूज़, तो इश्यूज़ आपके इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन टॉपिक, तो इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग आपके पास 5 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन क्या है, क्यों है, किस तरीके से है, इलेक्शन कमीशन के अंदर कौन कौन से इश्यूज़ है, तो वह उसके 5 पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग जो चैलेंजेस है तो उसके 5 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन में कौन कौन से सुधार है, इलेक्शन कमीशन के संबंधित कौन कौन सी कमेटी है, कौन कौन सी रिपोर्ट है, यह सब आपको पता होना चाहिए। 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। बहुत बार तो एथिक्स की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें तो सबसे पहले डेफिनेशन से ही शुरू होती है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ही आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक टॉपिक दिया था सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या है, तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, व्हाट इज़ सेल्फ हेल्प ग्रुप। फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी, तो यह सब कुछ आपको चैट जीपीटी के अंदर से मिल जाएगा। आप बोल देंगे कि भाई टॉपिक का नाम लिख देंगे, इसके रिगार्डिंग 5 पॉइंट दीजिए, तो वो दे देगा। फिर जो बहुत सारे एग्जाम्पल, तो इसके अंदर आपको अच्छे से एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी को हम थीम बेस्ड अप्रोच भी बोल सकते हैं। कोई एक थीम बना ली, मान लो कि एक थीम बना ली वाटर, तो फिर वाटर के रिगार्डिंग जितना भी डेटा है, जितनी भी कमेटी है, जितनी भी रिपोर्ट है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है, इश्यूज़ है, चैलेंजेस है, वे फॉरवर्ड है, इन सबको आपने 2-3 पेज के अंदर इकट्ठा कर दिया, तो यह पूरा का पूरा डेटा आपको चैट जीपीटी अच्छे से दे देगा। तो थीम बेस्ड अप्रोच जो है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है कीवर्ड टेक्निक, फिर कैची कीवर्ड जैसे कि लैब टू लैंड, फिर मार्केट टू माइंड टू मार्केट। फिर अभी नरेंद्र मोदी ने अभी ये फाइबर के रिगार्डिंग जो है वो 5F दिया गया है। ये फाइबर मतलब कि जो PM मित्र पार्क जो बनाया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके रिगार्डिंग के फाइबर टू फॉरेन टू उस तरीके से जो बनाया गया है। तो यह आपको जो कीवर्ड है, कैची वर्ड्स है, वह आपको पता होना चाहिए, तो वो आपको ये चैट जीपीटी से मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आगे के वीडियो में। ये एक मंजिल है,
तो रास्ते भी होंगे। और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। Hi everyone, I am Gaurav Sharma and I have secured AIR 25 this year in Indian Forest Service and AIR 537 in Civil Service Examination. So in this video, we are mainly going to discuss how we can use ChatGPT in your mains answer writing as well as your mains preparation. So just to give you a brief background about myself, I am Gaurav Sharma. I have done my graduation from IIT Bombay in 2013. After that, I have worked for around 5 to 6 years across diverse domains, a few years in startup and sometime also in family investment office. So in this video, we are going to see how you can use ChatGPT in your mains answer writing as well as in your mains notes making. So first of all, I'll give you a brief background about what ChatGPT is. So suppose there is a person who is very well read, उसको काफी सारे subjects की knowledge है, and ChatGPT is like that person who has read about history, who has read about polity, geography, mathematics also. And asking a question to ChatGPT is like asking that person a question कि उसका क्या आंसर होगा. So only the thing is कि this is more like a process that is based on statistical learning. So first of all, I'll give you a tip how you can start with the ChatGPT. For that, you can just directly go to chat.openai.com. So we'll be starting with this website. In my case, as I have already signed in, you can see the signed in screen. Otherwise, whenever you are signing in, you can sign up using your email or using your phone number. So here we are going to use ChatGPT for these applications. So first of all, I would like to take you to the prompts where you can find all these prompts. You can go to gauravs.com and here in the exam section, you will find a post where this is about ChatGPT prompts engineering. So once you are done with the basic setup, first of all, I would like to discuss the area where you can utilize ChatGPT in your CSE mains prep. सबसे obvious जो है वो ये है कि आप आंसर राइटिंग में ChatGPT को काफी यूटिलाइज कर सकते हैं. However, जो सबसे obvious लगता है, it's not the most easy. आपको इसके लिए prompt engineering है उसका आइडिया होना होता है, because if you are just directly inputting an answer question, तो जो आंसर आपको मिलेगा वो इतना suitable नहीं होगा. Second area where you can use ChatGPT, how you can teach ChatGPT to write answers like you. So believe me, ये भी possible है कि आप ChatGPT को इस तरीके से सिखा सकते हैं कि वो उसकी जो भी writing style है वो बिल्कुल आपकी writing style को copy कर सकता है. Third, where you can use ChatGPT is about how you can benchmark your answers to that of topper's copy. क्योंकि एक बार अगर ChatGPT के पास ये knowledge है कि एक टॉपर किस तरीके की आंसर राइटिंग स्टाइल फॉलो कर रहा है, तो it can benchmark your answer writing style to that of topper. फोर्थ एरिया वेयर यू कैन यूज ChatGPT एंड वो काफी हेल्पफुल है, आप नोट मेकिंग के लिए भी ChatGPT को काफी इजीली यूज कर सकते हैं. फिफ्थ एरिया इज हाउ यू कैन यूज इट फॉर द इवैल्यूएशन. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 एरियाज. नंबर 1 कि आप कैसे आंसर लिख सकते हैं यूजिंग ChatGPT. सेकंड, हाउ यू कैन टीच ChatGPT टू राइट आंसर्स अपनी तरह. थर्ड इज हाउ यू कैन यूज इट टू मेक योर नोट्स फॉर मेंस आंसर राइटिंग. सो फॉर दैट आई be taking you to the screen and there you can see how I am using it. So part number 1, solving previous year questions. Here the ChatGPT, as you can see, I'll be using this example. So this is a question from CSE 2022 GS2 paper. So this is the question: to what extent, in your opinion, has the decentralization of the power in India changed the governance landscape at the grassroots? So suppose I'm just directly inputting this question. So this is the ChatGPT 3.5. What we are going to do, we are going to use ChatGPT 4 to see how that is answering this question. तो यहाँ पर ये आंसर है जो आपको ChatGPT 4 के द्वारा मिल पा रहा है. Enhancement of democratic values, inclusive governance, development activities, resource management, and there are few challenges as well. But if you look at this answer, this is not something जो आप सीधे UPSC में प्रोड्यूस कर पाएं. वर्ड लिमिट इसमें काफी ज्यादा है एंड इसमें एक UPSC जो टच है वो मिसिंग है. So the question arises how you can give the UPSC touch to your answer. For that, what we will do, we can use the prompt that I have specially prepared
on how you can incorporate UPSC touch into your answers. So इसके लिए पहले आपको समझना चाहिए कि एक अच्छे UPSC आंसर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी एबल टू डिवाइड द क्वेश्चन इनटू डिजायर्ड सब पार्ट्स. तो जो भी उसके सब पार्ट 1 है, सब पार्ट 2 है, एंड मोर स्पेसिफिकली जो भी उसकी सब हेडिंग्स है वो क्वेश्चन से आनी चाहिए. सेकेंड इज ईच सब पार्ट यू शुड बी एबल टू जनरेट पॉइंट्स, दैट इज आप 4 to 5 पॉइंट हर उसमें जनरेट कर पाए. द थर्ड इज कि जो भी आप सब पॉइंट्स लिख रहे हैं उसको आप एग्जाम्पल या केस स्टडी के थ्रू सब्सटेंशिएट भी कीजिए. So these all are the things that I have incorporated in one prompt, and if you are using this prompt with the question, then you will be able to get an answer जो आप सीधे UPSC में reproduce कर पाएं. So let's see the prompt. इसमें first of all like introduction में आपको data, definition, constitution article आना चाहिए 20 to 30 words. So ChatGPT में आप जितने specific prompt देंगे उतना ही आपका अच्छा answer रहेगा हमेशा. Second, sub part 1 उसमें 5 sub points आने चाहिए. Each sub point should be of one sentence followed by 2-3 words. So the logic behind one sentence is that you should be able to complete your answer in 150 words for 10 marker. Sorry, 250 words for 10 marker. Sentence followed by 2-3 words, example. And start example with a bracket. Same goes for the subpart 2, conclusion. And third की additional data committee, जिससे आप, क्योंकि generally UPSC themes repeat करता है, तो जब भी आप इसको यूज करें तो try to read some additional things कि जिससे आपको नए questions में भी आ चुके. So आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट कॉपी पेस्ट दिस प्रॉम्प्ट एंड ये आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए. नाउ लेट्स सी व्हाट द आंसर इज. क्योंकि हमने इतना स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट दिया था, सो इट वुड बी फॉलोइंग ऑल द ऑर्डर्स दैट वी हैव गिवन ChatGPT. सो ChatGPT इज अ वेरी गुड एम्प्लॉयर. अगर आप उसको सही कमांड दे पा रहे हैं तो वो उसको काफी अच्छे से फॉलो करेगा. तो नाउ ये जो आंसर है इसमें आपको इंट्रोडक्शन दिख रहा है यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 73rd 74. सेकंड, पॉजिटिव चेंजेस बताए हुए हैं उसने, चैलेंजेस बताए हुए हैं, सबके 5-5 सब पॉइंट्स हैं, सब में एग्जांपल्स हैं. सो दिस इज एन आंसर दैट यू कैन रिप्रोड्यूस इन द एग्जाम. दिस इज बीइंग फॉलोड बाय एडिशनल डेटा कमिटी एग्जांपल्स जो आप यूज कर सकते हैं आपके एडिशनल आंसर सब्सटेंशिएशन में या वैल्यू एडिशन में. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट वी हैव कंप्लीटेड. सेकंड थिंग दैट वी विल फोकस कि if you look at each of these answers, you will see कि it's missing your personal writing touch. So अब हम देखते हैं कि कैसे आप हर आंसर में एक पर्सनल अपना राइटिंग टच ला सकते हैं. उसके लिए again I have given all the prompts here on the website. You can directly go and copy paste it here. कि how you can teach GPT to write like you. So for that what you will do, you will use in prompt. You are an AI system that has trained to identify the style, voice and tone of the below text. यहाँ पे आप कोई भी अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं. Suppose we are just inputting the same text. Instead इसकी जगह in example I have also copy pasted text from my personal Telegram channel, जिसपे वो मेरे writing style जो copy करता है. So once I have given the style and voice को ये recognize करता है. Meanwhile you can go to the step 2. Now you will use an NLP to create a voice paragraph. Voice paragraph आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? इट इज समथिंग जो ChatGPT मॉडल को इंस्ट्रक्शंस देता है कि हाउ द राइटिंग शुड बी. आप सेकंड के बाद इसने एक वॉइस पैराग्राफ बना लिया है. नाउ वी हैव दिस वॉइस पैराग्राफ. अगर आप जो भी चाहें वो आप ChatGPT से इजीली लिखवा सकते हैं इसी स्टाइल में जो आपने राइटिंग स्टाइल इसको सिखाई है. स्पेसिफिक स्टाइल as obtained above. Now write a paragraph for me on decentralization or something unique like artificial intelligence in 150 words. So अब ये जो राइटिंग स्टाइल कॉपी करेगा वो वही राइटिंग स्टाइल है जो इसको आपने सिखाई है. So instead of the text that I have given you, initially आप क्या कर सकते हैं, एक आंसर खुद का लिखिए, अराउंड 300 से 400 वर्ड्स लिखिए, उसको वो इंट्रोड्यूस करिए, एंड फिर आप इससे अगर ऐसे भी लिखने को बोलेंगे तो वो उसी स्टाइल में कॉपी करेगा जो कि आपकी राइटिंग स्टाइल है. तो आपको ये बेंचमार्क करने के लिए काफी हेल्पफुल है, आपकी ये इंप्रूवमेंट के लिए काफी हेल्पफुल है. एंड नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा इवैल्यूएशन में, उसमें भी आपकी राइटिंग स्टाइल अगर आप उसको सिखा सकते हैं तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. नाउ वी विल कम टू द थर्ड पार्ट, हाउ यू कैन यूज ChatGPT to produce notes. So based on this question that we have already given, if you want we can also copy paste the question also.
So based on this question, predict what can be questions on similar themes that can be asked in UPSC CSE and prepare notes. अब नोट्स आपको जनरली अगर आप यूपीएससी में देखें, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर वेरी क्रूशियल कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स याद होने चाहिए, आपको उससे रिलेटेड डेटा याद होना चाहिए, कमिटीज शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, एंड देन देयर आर कीवर्ड्स जो आपको हर टॉपिक से रिलेटेड आने चाहिए, व्हिच यू कैन स्प्रिंकल समवेयर इन द आंसर टू गेन एडिशनल मार्क्स. So there are five relevant constitution articles, 5 data regarding decentralization, 5 relevant committees, codes, few generic conclusion and relevant keywords. इसकी जगह आप 5 की जगह 10 भी कर सकते हैं तो वो 10 प्रोड्यूस करेगा. So let's see. So now this is reproducing, this is generating these relevant constitution article 40 to 43. And one thing you need to keep in mind that these are the articles which are more important than the other articles in cases of constitution evolution. 73 and 74 इसलिए नहीं दिया हुआ है क्योंकि वो already produce कर चुके हैं. These are it's given in the data also. 73, 74, 2.5 पंचायती लाख, 1/3 of the total seats, direct election. तो इस तरीके से relevant committees में जो main committees हैं वो आपको दी हुई हैं, कोड दिया हुआ है. Second, another important thing is कि जो आप नहीं सोचते होंगे, there can be generic conclusions for almost all the topics of the GS. So if you are preparing the generic conclusions, ये आपके लिए एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो सकता है. And then relevant keywords that can be used for UPSC mains answers. So in this video we saw जो 3 use cases हो सकते हैं, how you can use ChatGPT in your mains answer writing. Thanks for DKT for giving me this opportunity, जिसमें मैं बता पाया कि आप ChatGPT का प्रयोग कैसे आपके मेंस की तैयारी में कर सकते हैं और उसके द्वारा अपने तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन बना पाएंगे. धन्यवाद.